प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का जेसीईआरटी द्वारा मंथली टेस्ट हो चुका है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का डालिए सर, तो इसको मैंने तैयार कर लिया है। चैनल पर आप पहली बार हैं और आर्ट्स विषय के इसी तरह विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। तो इसका पहला क्वेश्चन आया था आपका, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। तो ये जो अनुच्छेद है वो है 324 के द्वारा। तो यहाँ पहला का सी हो जाएगा बच्चों। दूसरा है, कामराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था। तो ये योजना जो है 1963 में लागू किया गया था। यहाँ दूसरा का बी हो जाएगा 1963। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लागू किया गया। तो ये जो है कांग्रेस का, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश नहीं है पूछा जा रहा है, यहाँ आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित कौन सा देश दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो अधिकांश देशों के साथ जो साझा करता है वो भारत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, यदि आपको करेक्ट आंसर कहीं से मिलता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए। छठा है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वो आपका बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं कि कौन एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है। तो वो देश जो है वो है आपका भूटान। आठवां है, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर जो है वो कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। नौवां है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह क्या थे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह था दो बैल जोतते हुए। दो बैल क्या थे? जोतते हुए चुनाव चिन्ह था। और भारतीय जनसंघ का जो था वो जलता हुआ दीपक था। क्या था? जलता हुआ दीपक। 10वां है, कामराज योजना का क्या उद्देश्य था। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सरकारी पदों को छोड़कर संगठन में काम करें ताकि पार्टी को पुनः ऊपर उठाया जा सके। यही कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। कांग्रेस को एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति कैसे प्राप्त हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक दलीय प्रभुत्व वन पार्टी डेमोक्रेसी से तात्पर्य उस स्थिति से है जब किसी लोकतांत्रिक देश में अनेक राजनीतिक दलों की उपस्थिति और चुनावों में भागीदारी तो होती है, लेकिन एक ही दल लगातार लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है और शेष दलों की भूमिका बहुत सीमित या कमजोर रहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त हुई, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो पहला कारण है ऐतिहासिक नेतृत्व और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। तो कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना उसे जनता के बीच गहरी विश्वसनीयता और लोकप्रियता दिलाता है। दूसरा पॉइंट है नेहरू जैसे करिश्माई नेता का नेतृत्व। तो जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व, विचारधारा और समावेशी दृष्टिकोण लोगों को कांग्रेस से जोड़े रखने में सहायक रहा। तीसरा है संगठनात्मक मजबूती। तो कांग्रेस का देश भर में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा था जो गांव से लेकर संसद तक सक्रिय था।
चौथा पॉइंट है विपक्ष की कमजोरी। तो 1950 से 60 के दशक में विपक्षी दल बिखरे हुए और कमजोर थे। उनके पास ना तो पर्याप्त संसाधन थे और ना ही लोकप्रिय नेता जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। पांचवा पॉइंट है सामाजिक विविधता को समेटने की क्षमता। तो कांग्रेस ने हर जाति, धर्म, क्षेत्र और वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने की नीति अपनाई, जिससे उसे व्यापक जन समर्थन मिला। छठा पॉइंट है प्रारंभिक चुनाव में भारी जीत। तो 1952 हो, 1957 हो और 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस को अपार बहुमत मिला, जिससे उसकी दलीय पकड़ और मजबूत हुई। 12वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का वर्चस्व रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थे। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमेल लिट्टे, जिसको हम लोग कहेंगे शॉर्टकट में लिट्टे, श्रीलंकाई सेना के साथ सहज संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए सहस्त्र संघर्ष जारी था। इस संघर्ष में नया मोड़ तब आया जबकि श्रीलंका की सेना के साथ मुठभेड़ में लिट्टे का प्रमुख वी प्रभाकरन 18 मई 2009 को मारा गया। कुछ ही समय में लिट्टे का श्रीलंकाई सेना ने खात्मा कर दिया। तो ये थे आपके राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस में आए हुए क्लास 12th मासिक परीक्षा के आंसर की कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फाइनल परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।